अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑडिट प्लानिंग, और इसके ऊपर जो है इंटरनेशनल स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग है वो है ISA 300। एक बहुत ही वाइज सेइंग है, दिस वाइज सेइंग, अ पर्सन हु डज नॉट प्लान हिज वर्क ही एक्चुअली प्लान्स फॉर हिज फेलियर। अगेन, a person who does not plan his work he actually plans for his failure. तो before we understand the audit planning, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक ऑडिट स्ट्रेटजी क्या होती है। The audit strategy set the scope, timing, and direction of the audit and guides the development of the detailed audit plan. अब जो ऑडिट स्ट्रेटजी होती है, देखिए कोई भी जैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, देन उसके बाद आप किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। इसी तरह जब ऑडिटर जो होता है अपना ऑडिट प्लान एग्जीक्यूट करने से पहले, ऑडिट प्लान को बनाने से पहले अपने काम को प्लान करता है, उसकी स्ट्रेटेजी बनाता है कि मैंने काम को कैसे एग्जीक्यूट करना है। अब इसके अंदर बहुत सारे मैटर्स जो होते हैं, ऑडिटर वो जो है उसको कंसिडर करता है इन डेवलपिंग द ऑडिट स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले उसमें वो ये देखता है कि जो उसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है वो क्या है। अब उसने क्या काम करना है, क्या उसने बुक कीपिंग का काम उससे लिया जा रहा है, क्या उससे इंटरनल ऑडिट का काम लिया जा रहा है, क्या उससे जो है एक्सटर्नल ऑडिटर का काम लिया जा रहा है, और उसने ओपिनियन देना है अपॉन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये हम बात करें एक्सटर्नल ऑडिटर्स की, ठीक है। देन वो इसमें सेकंड जो मैटर वो कंसिडर करेगा इन डेवलपिंग द ऑडिट स्ट्रेटजी, वही देखेगा कि आपकी टाइमिंग ऑडिट की क्या होगी, आपकी टाइमिंग जो है ऑडिट की क्या होगी। क्या ये ऑडिट जो है इंटरिम ऑडिट है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर है, या ये एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो है ये आप इसका फाइनल ऑडिट कर रहे हैं इसका। सेकेंडली थर्ड इसमें एक आइटम जो कंसिडर किया जाएगा वो ये है कि अगर आप किसी नए क्लाइंट के ऊपर जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं, किसी आप नए बैंक में ऑडिट के लिए जा रहे हैं लेकिन फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम एमसीबी बैंक की बात करते हैं। अगर आप एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर एमसीबी बैंक के ऑडिट में जा रहे हैं और इससे पहले आपने एमसीबी बैंक का ऑडिट नहीं किया, तो आप ये देखेंगे कि आपने जो नॉलेज गेन किया है उन अदर सिमिलर नेचर ऑफ ऑडिट्स, लाइक अदर बैंकिंग सेक्टर में अगर आपने अदर बैंक्स के ऊपर ऑडिट किया है, तो वहां से जो आपने नॉलेज गेन किया है आपने यहाँ पे उसको कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद जो है फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो चीज़ हम ऑडिट स्ट्रेटेजी के अंदर कवर करते हैं वो ये होती है कि आपने देखना होता है कि आपके पास नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या है। देखिए जब हम बात करते हैं रिसोर्सेज की, तो हम यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात नहीं कर रहे। हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो कम्पिटेंट लोग हैं, जो ऑडिट टीम हमने एक वो डिज़ाइन करनी है फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट, उसमें क्या हमारे पास कम्पिटेंट लोग हैं जिनको हमने ऑडिट की असाइनमेंट के ऊपर सेंड करना है या नहीं करना है। सो दिस इज व्हाट ऑडिट स्ट्रेटजी। सो अगेन, द ऑडिट स्ट्रेटजी सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ द डिटेल्ड ऑडिट प्लान। अब ऑडिट प्लान क्या होता है? Audit plan converts the audit strategy into a more detailed plan and includes the nature, timing, and extent of audit procedures. Again, मैं पहले इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं कि नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड। नाउ नेचर, कि आपके ऑडिट की नेचर क्या है, ठीक है। आपने अगेन इसके ऊपर क्या काम करना है, आपके ऑडिट जो करना है, या उसमें बुक कीपिंग को आप कवर करें, आप इंटरनल ऑडिटिंग को कवर करें, या आप उस पर एक्सटर्नल ऑडिटर को कवर करें। एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, टाइमिंग, इसके ऊपर आपने जो ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करने हैं उनकी टाइमिंग क्या होगी। एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, आपने ऑडिट प्रोसीजर्स को किस हद तक, कितना डीपली जो है अपने ऑडिट प्रोसीजर को अप्लाई करना है। जो कंपोनेंट्स होंगे ऑडिटर के बैलेंस शीट के, इनकम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके अंदर दो वर्ड्स हैं, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, wherein sufficient refers to the quantity or measure of quantity of audit evidence। sufficiency relate करती है quantity of audit evidence से, whereas the appropriateness जो होती है रेफर करती है quality of audit evidence। क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस ये होता है कि आपका जो इंफॉर्मेशन है या आपने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है, दैट शुड बी नंबर वन रेलेवेंट, number two, that should be reliable। The audit evidence should be relevant and reliable in the given set of circumstances। जब आपके पास एक
आप ऑडिट कर रहे हैं, तो आपके पास जो क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस होगा, जो इंफॉर्मेशन होगी, दैट शुड बी रिलायबल एंड दैट शुड बी रेलिवेंट to the circumstances wherein you are working or wherein you are doing your audit job. So before we make an audit plan, सबसे पहले हमने while developing the audit strategy हमने करना ये होता है कि हमने क्लाइंट के बिजनेस को या उसके बिजनेस स्ट्रक्चर को हमने क्या करना होता है, समझना होता है। हम किसी भी क्लाइंट को बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट एंगेजमेंट, हमने ऑडिट एंगेजमेंट लेटर पढ़ा था, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर साइन करने से पहले या कोई भी जॉब एक्सेप्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हम उस क्लाइंट को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं कि हम किस क्लाइंट पे जा रहे हैं। क्लाइंट के मतलब कोई भी बिजनेस इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, उसकी जो एनुअल रिपोर्ट्स और शेयर होल्डर्स होती हैं, किसी भी क्लाइंट की, किसी भी बिजनेस की एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, वो आपको इजीली मिल जाती हैं, स्टॉक एक्सचेंज से मिल जाती हैं, ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह से मिल जाती हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लाइंट का जब भी ऑडिट रिपोर्ट उठाएंगे उसके अंदर वो उसकी बताया जाता है कि क्लाइंट की प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या है बिजनेस की, या सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या है, क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स क्या हैं, क्लाइंट की बेसिकली नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। सेकेंडली, प्रीवियस ईयर्स ऑडिट वर्किंग पेपर्स, अगर ये आपका रेकरिंग ऑडिट है, फॉर एग्जांपल अगर आपने लास्ट ईयर भी इसी क्लाइंट, फॉर एग्जांपल अगर आपने मैसेज एबीसी एंड कंपनी का लास्ट ईयर भी ऑडिट किया था, तो जब लास्ट ईयर आपने ऑडिट किया होगा तो कुछ ना कुछ आपने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन की होगी। जो भी ऑडिट एविडेंस आपने ऑब्टेन की होगी, जो भी आपके पास अकाउंटिंग पॉलिसीज या किसी भी किस्म की प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज आपके पास आई होंगी, आप उनको डॉक्यूमेंट करते हैं, और ये जो चीजें होती हैं ये किसकी प्रॉपर्टी होती हैं, ये ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती हैं। सो वहां से भी आपको पता चल सकता है कि आपका जो है क्लाइंट की बिजनेस एक्टिविटीज क्या है, उसकी नेचर ऑफ बिजनेस को समझने में आपको मदद मिल सकती है। देन डिस्कशन विद द क्लाइंट स्टाफ एंड द मैनेजमेंट, जब भी आप एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर किसी क्लाइंट पे जाते हैं, तो सबसे पहले आप हाईएस्ट फोरम पे उनकी जो सीनियर मैनेजमेंट होती है उससे मिलते हैं। देन आप उसके रेलेवेंट अकाउंट सेक्शन या ऑडिट सेक्शन या फाइनेंस सेक्शन के लोगों के पास जाते हैं, आप उनके अकाउंटिंग एंट्रीज को समझते हैं, आप उनके अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल्स को समझने की कोशिश करते हैं। आप उनसे पूछते हैं कि आप हमें बताएं कि आप यहाँ फॉर एग्जांपल आप एक ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप पास कर रहे हैं, आप कैसे करते हैं, ट्रांजैक्शन पास कौन कर रहा है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कौन कर रहा है, ट्रांजैक्शन जो है आप ट्रायल बैलेंस में कैसे लेके जा रहे हैं, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इम्पैक्ट कैसे आ रहा है। आप पूरे अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल का एक पूरा जो सर्कल होता है एक ट्रांजैक्शन का, फ्रॉम द बुक्स ऑफ जो है जनरल से लेकर लेजर से, देन ट्रायल बैलेंस से, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब उसका इम्पैक्ट आता है, आप उस पूरे सर्कल को समझते हैं, उससे भी आपको क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग होती है। देन इंटरम फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिपोर्ट्स फॉर करंट एंड प्रीवियस पीरियड्स। देखिए एक तो फाइनेंशियल, एक तो ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं, एक टाइम टू टाइम मैनेजमेंट रिपोर्ट्स जो होती हैं इदारे के अंदर जनरेट हो रही होती हैं, और समटाइम्स सर्कुलेट भी हो रही होती है, तो आपको इंटरम जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिपोर्ट्स होती हैं उससे भी आपको क्लाइंट की बिजनेस हेल्थ का या क्लाइंट के नेचर ऑफ बिजनेस का आपको इसमें समझ सकते हैं आप उसको। देन क्लाइंट प्रोसीजर मैनुअल, क्लाइंट प्रोसीजर्स मैनुअल के अंदर मैंने आपको शायद अर्लियर लेक्चर्स में भी बताया था कि किसी भी इदारे को रन करने के लिए उसके कुछ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ एचआर स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ प्रोक्योरमेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन रिगार्ड एनी आईटी के प्रोसेसेस हो सकते हैं। तो आपके पास ये तमाम की तमाम जो डेलीगेशन ऑफ पावर्स है या सर्विस रेगुलेशंस होती हैं, थिंग्स लाइक दिस, जिससे आपको एक इदारे को रन करने में जो होता है मदद मिलती है, वो आपकी रीच में होनी चाहिए, उससे आप बिजनेस को समझ सकते हैं। देन मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इंपॉर्टेंट कमिटीज। किसी भी इदारे की जो जनरल मीटिंग होती है वो विद इन वन जो है एक कैलेंडर ईयर में 4 टाइम उसको होना चाहिए। आपकी जो बोर्ड मीटिंग होती है, किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग है, दैट शुड बी अकर्ड, दैट शुड बी कंडक्टेड वंस इन ए क्वार्टर, इट मींस 4 टाइम्स इन ए फाइनेंशियल ईयर। वेयर जो जनरल मीटिंग होती है वो साल में एक दफा आपकी होनी चाहिए, और मैक्सिमम अगर इसको डिले किया जा सकता है तो वो 18 मंथ्स तक होता है। सो जब आपकी मीटिंग हो रही थी, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो, चाहे वो किसी भी इंपॉर्टेंट कमिटीज की मीटिंग हो, चाहे वो आपकी जनरल मीटिंग्स हो जो आपके क्लाइंट की होती हैं, एनुअल जनरल मीटिंग हो, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी हो सकती है। तो जब भी कोई मीटिंग होती है ना, तो उसका 21 डेज पहले नोटिस जो होता है दिया जाता है मेंबर्स को, और ऑडिटर्स को भी दिया जाता है। तो जब आपको नोटिस दिया जाता है तो नोटिस के साथ आपका मीटिंग का एजेंडा भी होता है कि हमने मीटिंग के अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है, क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनकी आपने बोर्ड से अप्रूवल लेनी है, या आपने एनुअल जनरल मीटिंग से आपने उसकी अप्रूवल लेनी है। तो वंस जब एजेंडा जो होता है वो दैट इज प्रेजेंटेड इन द एजीएम,
or that is presented, it meeting of the agenda is presented in the board of directors meeting, somewhere in the extraordinary general meeting if it is, and somewhere in the important committees। जब वो मीटिंग का एजेंडा प्रेजेंट किया जाता है कि फिर उसके ऊपर रेजोल्यूशंस पास होती हैं, कि उनकी जो अप्रूवल्स होती हैं, टेक्निकल अप्रूवल्स होती हैं, फाइनेंशियल अप्रूवल्स होती हैं, तो जो भी अप्रूवल्स होती हैं उनको इन राइटिंग जो होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मिनट्स ऑफ मीटिंग। देन आपके पास ट्रेड जर्नल्स होते हैं, आपके प्रोस्पेक्टस होते हैं आपके इदारे के जो आप मार्केट में देते हैं, आपके जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, मंथली हो सकते हैं, वीकली हो सकते हैं, वहां से भी आपको जो इदारे क्लाइंट के ये मंथली जो न्यूज़पेपर या ट्रेड जर्नल्स होते हैं वहां से भी ऑडिटर को हेल्प मिल सकती है कि वो क्लाइंट के बिजनेस को अच्छी तरह से समझ सके। देन कंसिडरेशन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी एंड इट्स इफेक्ट ऑन द क्लाइंट बिजनेस। हम ये देखेंगे कि हमारी जो इकोनॉमी है उसकी क्या कंडीशंस हैं और उसका कितना इम्पैक्ट आ रहा है इसके ऊपर, क्लाइंट के बिजनेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल रिसेंटली हमने कोविड-19 को देखा, तो कोविड-19 से क्या हुआ कि तमाम के तमाम आपके जो बिजनेसेस है वो लैप्स कर गए, पूरे वर्ल्ड के अंदर उन्होंने लैप्स किया। तो जब पूरी वर्ल्ड के अंदर लैप्स किया तो ज़ाहिर है आपका क्लाइंट जिसका आप ऑडिट किया उसने भी लैप्स किया होगा। तो फिर ये देखेंगे कि उसके अंदर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज ने या गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन अथॉरिटीज हैं उन्होंने क्या क्लाइंट को या ओवरऑल इन द कंट्री कोई टैक्स में रिलीफ दिया या किसी भी किस्म का रिबेट्स वगैरह दिए या नहीं दिए। सो these are the things that we consider while developing the audit strategy and to understand a client's business। ठीक है, बट नाउ जब हम ऑडिट प्लान की बात करते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने वो कौन सी चीजें हैं, द थिंग्स दैट नीड टू बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान को हमने जिक्र किया कि ये मोर डिटेल ऑडिट प्लान होता है, उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। अब सबसे पहले जब ऑडिट प्लान में हम जाएंगे, अभी तो हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई ना कि हमने काम कैसे करना है, हमने क्लाइंट के बिजनेस को कैसे समझना है। अब हम ऑडिट प्लान की बात करते हैं। तो ऑडिट प्लान की बात करेंगे तो सबसे पहले जो चीज हमें देखनी होती है वो ये होती है कि हमने देखना है कि हमारा स्कोप ऑफ वर्क क्या है। अगेन हमें कौन सा असाइनमेंट हमने हमें क्लाइंट से हमने जो है वो हमें जिसके लिए हमें हायर किया गया है, इधर दैट इज बुक कीपिंग, it is that is outsourcing, that is done by the management and we are appointed as internal auditors। and the third one is आपके क्या है कि आप एक्सटर्नल ऑडिटर आपको अपॉइंट किया गया है। देन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रिपोर्ट क्या है, आपकी नेचर ऑफ द रिपोर्ट क्या है, आपने किसको रिपोर्ट करना है, क्या आपने शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करना है या आपने एक मैनेजमेंट लेटर लिखना है। शेयर होल्डर्स की तो रिपोर्ट को हमने डिस्कस कर लिया इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में। मैनेजमेंट लेटर क्या होता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट हम जो भी एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर हम जो भी वीकनेसेस ऑब्जर्व करते हैं अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स के अंदर, हमने उसकी एक लिस्ट बना के आपके आप देनी होती है मैनेजमेंट को। दैट इज व्हाट मैनेजमेंट लेटर, meaning by the weaknesses observed in the accounting and internal control systems when are presented to the management, that is known as management letter। देन हमने इसमें जो देखना होता है की ऑडिट एरियाज, ऑडिट प्लान बनाते हुए हमने देखना होता है कि हमारे पास की ऑडिट एरियाज क्या होंगे। इधर दैट इज सर्कुलराइजेशन ऑफ लेटर्स नंबर वन, और इट इज फिजिकल इन्वेंट्री, फिजिकल इन्वेंट्री ऑब्जर्वेशंस, और इट मे बी स्टाफ फील्ड वर्क टू स्टाफ फील्ड वर्क टू कमेंस। देखिए सर्कुलराइजेशन ऑफ लेटर्स ये होता है कि हमने ये देखना होता है कि हमारे जितने भी बैलेंसेस क्लाइंट ने क्लेम किए हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर उसने क्लेम किया कि हमारा जो बैंक बैलेंस है वो एज ऑन 30 जून को जो है वो 10 मिलियन है, तो अब अपने बैंक से ये वेरिफिकेशन करनी है, ये हमने बैंक से वेरिफिकेशन करनी है कि वेदर इट इज 10 मिलियन और वेदर इट इज 1 मिलियन। तो वो हम एक लेटर भेजते हैं एज एन ऑडिटर ऑन द क्लाइंट्स ऑर्गेनाइजेशन लेटर हेड, जिसमें क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करता है कि हमारे ऑडिटर्स मैसेज एक्सवाइजेड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये आपसे अमाउंट जो है वेरीफाई करना है 10 मिलियन का, तो आप हमारे ऑडिटर्स को डायरेक्टली अमाउंट कंफर्म कर दें। इस कंफर्मेशन को की दो काइंड्स होती हैं, इसको कहते हैं पॉजिटिव कंफर्मेशन एंड नेगेटिव कंफर्मेशन, इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। सो दैट इज व्हाट सर्कुलराइजेशन ऑफ लेटर्स, आपने लेटर्स के जरिए अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है। नंबर टू की ऑडिट एरियाज के अंदर एक और चीज होती है या हो सकती है वो है फिजिकल इन्वेंट्री ऑब्जर्वेशन। आपने क्या करना होता है, स्टॉक टेकिंग हो रही होती है जैसे 30 जून किसी भी इदारे का या 31 दिसंबर इन केस ऑफ बैंकिंग सेक्टर्स हमारा अप्रोच करता है, तो वहां पे जो हमारी स्टॉक टेकिंग होती है उसको ऑब्जर्व करना होता है, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को, फिजिकल इन्वेंट्री की जो उसको स्टॉक टेकिंग कहते हैं उसको ये ऑब्जर्व करना चाहिए। और या फिर की ऑडिट एरियाज ये कि आपने स्टाफ फील्ड वर्क जो है अपने कब शुरू करना है, फील्ड वर्क आपने कब शुरू करना है।
देन आपका इसके अंदर ऑडिट प्लान के अंदर हमने सेटिंग ऑफ मटेरियलिटी लेवल, हमने मटेरियलिटी लेवल सेट करना होता है, इधर इट इज 0.5%, 1%, 2%, 5%, 8%, ये डिफरेंट सिनेरियोज में इसकी परसेंटेज जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो इसके जो परसेंटेजेस है इंशाल्लाह मटेरियलिटी के, वो हम मटेरियल ऑडिट मटेरियलिटी के लेक्चर के अंदर इसको कवर करेंगे। और उसी के अंदर हम इसको ये भी कवर करेंगे कि इसके कौन कौन से लेवल्स होते हैं मटेरियलिटी के। ओके, द नेक्स्ट वन इज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स इफ एनी। अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ऑलरेडी बिल्ड इन है इदारे के अंदर, आपके क्लाइंट के अंदर, तो हमने ये देखना कि उसने कोई काम किया भी है कि नहीं किया। अगर उसने कुछ काम किया है तो क्या एक्सटर्नल ऑडिट फॉर द पर्पज ऑफ टाइम सेविंग उस इंटरनल ऑडिट की टीम ने जो काम किया है उसके ऊपर रिलायंस प्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसके लिए डिफरेंट चेक्स होंगे जो कि हम एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर जो है उस पर अप्लाई करेंगे। देन टाइम बजट, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच सेक्शन ऑफ द ऑडिट शुड बी एस्टिमेटेड। हमने जिस जिस हेड के ऊपर काम करना है, इधर इट इज रिसीवेबल का हेड है, ये पेमेंट्स का हेड है, ये एसेट्स का हेड है, या कोई लाइबिलिटीज का हेड है, या क्रूअल्स का हेड है, तो वहां पे हमने एक टाइम एलोकेट कर देना है। ऐसे नहीं कर देना कि अपनी जो ऑडिट टीम आपने अपॉइंट किया उसको ओपन टाइम दे दिया, वो भी सुस्त पड़े रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। जब तक आप किसी को टाइम लाइन या टाइम लिमिट नहीं देंगे, कोई भी आप टारगेट जो आप टाइम उसको अचीव नहीं कर सकते। टाइम बजट्स को आपने ऐसे मैनेज करना होता है। नाउ फाइनली व्हेन वी हैव वर्कड आउट ऑन द ऑडिट स्ट्रेटजी, finally when we have understand the matters to be considered while developing the audit strategy, हमने क्लाइंट्स के बिजनेस को समझ लिया, देन हमने ये देख लिया कि बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्लान हमने कौन सी चीजों को कंसिडर करना है, देन फाइनली हम अपना ऑडिट प्लान बनाते हैं। और जब ऑडिट प्लान बनाते हैं तो फिर क्या होता है, अगेन मैं वही बात दोहराऊंगा, अ पर्सन हु डज नॉट प्लान हिज वर्क ही एक्चुअली प्लान्स फॉर हिज फेलियर। लेकिन अगर वो अपने काम को प्लान करता है तो इस प्लानिंग के, ऑडिट प्लानिंग के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उसको हम देखते हैं। कि जो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, ऑडिटर शुड प्रिपेयर ऑडिट प्लान which will facilitate him in number one, devoting appropriate attention to the important areas of audit। जब आपने क्लाइंट के बिजनेस को अच्छी तरह से समझ लिया, जब आपने एक ऑडिट स्ट्रेटजी बना दी, जब आपने बिजनेस के अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को समझ लिया, उसकी मीटिंग्स को समझ लिया, उस तो देन आप इस पोजीशन में होते हैं कि आप उस जो उसके अंदर आप जो इम्पोर्टेंट एरियाज होते हैं ऑफ ऑडिट उसको आप पॉइंट आउट कर लेते हैं। ठीक है, और फिर देखते हैं कि कहाँ पे मुझे ज्यादा टाइम बजट देना है। इधर यहाँ पे अगर कोई रिसीवेबल का प्रॉब्लम है तो मुझे उस पर ज्यादा टाइम देना है, अगर पेमेंट्स के ऊपर कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो मुझे पेमेंट्स पे कितना टाइम देना है। हम यहाँ पे टाइम बजट जो एलोकेशन होती है वो बहुत इसमें मैटर कर रही होती है। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम एरिया, जब आपने इंपॉर्टेंट एरियाज को पॉइंट को अटेंशन दी तो आपको आइडेंटिफाई हो जाता है ना प्रॉब्लम कहाँ पे है, कहाँ कौन से एरिया में आपने ज्यादा टाइम देना है। देन द एक्सपीडिशियस कंप्लीशन ऑफ वर्क, अगर आप एक काम प्लानिंग के साथ करेंगे तो जो काम 1 घंटे में हो सकता है वो मे बी कि आप 40 मिनट्स में उसको कर लें। अगर आप बगैर किसी चीज को प्लान किए हुए काम शुरू कर देंगे तो ना तो वो काम होगा, तो ना ही वो अपने टाइम बजट के अंदर आप उसको टारगेट को मीटअप कर सकेंगे। तो जब भी आप अपने काम को प्लान करके करेंगे, अगर 1 आवर का जॉब है तो मे बी कि आप मोस्ट प्रॉब्ली आप उसको 40-45 मिनट्स में आप उसको कर लेते हैं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, असिस्टेंट्स एंड स्टाफ, आपने जब एक चीज को प्लान कर लिया, ऑडिट को प्लान कर लिया, आपके सामने जो है पोटेंशियल प्रॉब्लम एरियाज आ गए, आपके पास रिसीवेबल का आ गया, आपके पास पेमेंट्स का आ गया, आपके पास एक्रूवल्स का आ गया। नाउ आपको पता है कि आपकी टीम में कौन से लड़के ज्यादा कॉम्पिटेंट है, कौन से लड़के थोड़े से कम कॉम्पिटेंट हैं, या वो दे आर जस्ट द बिगिनर्स। तो आप क्या करेंगे, अपने सीनियर जो लड़के होंगे जो ज्यादा अच्छे होंगे उनको आप जो है ना पोटेंशियल प्रॉब्लम एरियाज वाले हेड्स पे आप उनको लगा देंगे। सो मीनिंग बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, असिस्टेंट्स एंड स्टाफ, कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय द अदर ऑडिटर्स एंड एक्सपर्ट्स। तो हम ये ऑडिट प्लान के अंदर हमें ये भी, इससे भी हमें पता चलता है, हमने जब ऑडिट प्लान को प्लान करते हुए हमने किन मैटर्स को डिस्कस किया, उसके अंदर हमने इंटरनल ऑडिट का भी किया था। तो अगर हमने इंटरनल ऑडिट का एलिमेंट को हमने जेहन में रखा हुआ है कि वहाँ इंटरनल ऑडिट ने काम किया हुआ है, मे बी कि वहाँ पे इदारे ने कोई एक्सपर्ट भी हायर किए हो, जैसे एक्चुरियल्स होते हैं, जैसे आपकी जो होते हैं बिल्डिंग सर्वेयर्स होते हैं जो प्रॉपर्टी को सर्वे करके रेट्स करते हैं, वो स्पेशलिस्ट होते हैं। तो अगर काइंड ऑफ एक्सपर्ट उन्होंने हायर किए तो हम ये देखेंगे एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर कि हम इंटरनल ऑडिट के काम पे कितना असिस्ट कर सकते हैं, रिलायंस कर सकते हैं, हमने एक्सपर्ट से जो काम किया हुआ है उसके ऊपर हम कितना रिलायंस प्लेस कर सकते हैं। सो हमने जो आज चीजें डिस्कस किया है, ऑडिट प्लानिंग को डिस्कस किया, ऑडिट स्ट्रेटजी को डिस्कस किया, इनके अंदर मैटर्स जो हैं वो क्या कंसिडर किए जाते हैं, क्लाइंट के बिजनेस को हम कैसे समझ सकते हैं,
और हमने इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं ऑडिट प्लानिंग के, इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो ऑडिट प्लानिंग का ये स्टैंडर्ड है ISA 300 या इसका इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर है ये इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा। और अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई या दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग, प्लीज़ नोट डाउन योर क्वेश्चंस और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके क्वेश्चन आंसर, आपकी क्यूरीज को इन द एड्रेस कर सकूं इन द क्वेश्चन आंसर सेशन। कहीं से भी पढ़ें, ऑनलाइन लेक्चर्स और भी बहुत सारे टीचर्स होंगे उनके भी पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें ऑडिट प्लानिंग को। अगर आप समझते हैं कि कहीं भी प्रॉब्लम है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम इसे डिस्कस करें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपकी क्यूरीज को एड्रेस कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।